नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सहायक अभियंताओं को सीएम योगी की सौगात। चयनित सहायक अभियंता को नियुक्ति पत्र किए वितरित। कहा, प्रदेश के विकास में निभाए अहम भूमिका। यूपी में बीजेपी का बड़ा बदला। अब सुभाष पासी थामेंगे बीजेपी का दामन। सीएम योगी करवाएंगे पार्टी की सदस्यता ग्रहण। यूपी के गाजीपुर में बड़ा हादसा। झोपड़ी में घुसा तेज रफ्तार ट्रक। हादसे में 4 की मौत, 2 घायल। मोहम्मदाबाद क्षेत्र के अहिरौली गांव की घटना। और पंच पर्व दीपावली की धूम। प्रदेश में दीपावली पर सजे बाजार, लोगों में भारी उत्साह। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर उल्लास का माहौल। कल राम की पौड़ी पर होगा भव्य लेजर शो। सऊदी से आई 337 फीट की स्क्रीन पर महर्षि वाल्मीकि सुनाएंगे राम कथा। यूपी के लखनऊ में नवचयनित सहायक अभियंता के लिए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की, जिसमें सहायक अभियंताओं को सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। विगत 4.5 वर्ष के दौरान सरकार ने शासकीय नियुक्तियों को इसी पारदर्शी तरीके से संपन्न किया है। लगभग 4.5 लाख नौजवान अब तक प्रदेश के अंदर अलग अलग विभागों में सरकारी नौकरी प्राप्त किए हैं। एक भी नौकरी पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि पूरी प्रक्रिया, चाहे वह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग हो, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग हो, या बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई नियुक्ति की प्रक्रिया हो, या उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड का हो, ये जितनी भी नियुक्ति की प्रक्रिया अब तक प्रदेश के अंदर संपन्न हुई हैं, पूरी ईमानदारी और पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। और यही कारण है कि एक समयबद्ध ढंग से विगत 15 वर्षों में 2002 से लेकर के 2017 के बीच इन 15 वर्षों में जितनी नियुक्तियां प्रदेश के अंदर शासकीय विभाग में या निजी क्षेत्र में नहीं हुई होंगी, उससे कई गुना अधिक नियुक्तियां अकेले 4.5 वर्ष में हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ते हुए उपलब्ध करवाई है। आपने इस पूरी प्रक्रिया को देखा होगा। न व्यक्ति को सिफारिश करने की आवश्यकता है और न ही आयोग या बोर्ड के किसी कार्य में कहीं सेंध लगाने की कोई गुंजाइश। और जहां कहीं भी हमें थोड़ी भी भनक लगी, सरकार ने बहुत सख्ती के साथ उस पर कार्रवाई की है। जब शासन की पूरी प्रक्रिया पूरी पारदर्शी है, ईमानदारी पूर्ण है, बिना भेदभाव पूर्ण है, तो शासन भी आपसे यह अपेक्षा रखता है कि आप भी इसी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से समयबद्ध ढंग से शासन के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे।
क्योंकि उत्तर प्रदेश आवास विकास संभवतः देश का सबसे बड़ा ऐसा विभाग है जो सामान्य जन की दिन प्रतिदिन से जुड़ी हुई समस्याओं के साथ जुड़ा हुआ है। किसी को घर का नक्शा पास करना हो तो विकास प्राधिकरणों के पास जाता है। सभी 29 विकास प्राधिकरण आवास विभाग के ही अंतर्गत आते हैं। मेट्रो की पूरी कार्रवाई आवास विभाग ही इस कार्रवाई को देखता है, जिसमें 4 सिटी के अंदर अब तक मेट्रो का संचालन हो चुका है। कानपुर और आगरा में वर्तमान में मेट्रो पे कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। कुछ अन्य शहरों में भी हम लोग मेट्रो की कार्रवाई को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस आधुनिक मॉडल को प्रस्तुत कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। एक सामान्य जन से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं का समाधान वहां पर एक अभियंता के रूप में आपके माध्यम से हो सकता है, और इसमें तकनीक का उपयोग करना है। क्योंकि आप में से जुड़े हुए ज्यादातर जो युवा हैं वह आधुनिक तकनीक से पूरी तरह अपने आप को उस तकनीक के साथ जोड़ करके उस योजना का लाभ विभाग को अपने अपने विभागों में भी दे सकते हैं, जिसमें 29 विकास प्राधिकरण, 4 विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नगर एवं ग्राम नियोजक विभाग तथा 72 विनियमित क्षेत्र भी वर्तमान में इस विभाग के अंतर्गत आते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पहले आयाराम और गयाराम का दौर शुरू हो गया है। सूबे के नेताओं के दल बदलने का दौर लगातार जारी है, तो बीजेपी और सपा के बीच शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछले दिनों बीजेपी के सीतापुर से विधायक राकेश राठौड़ को अपने खेमे में शामिल कर लिया, तो अब बीजेपी ने सपा के 2 बार के विधायक सुभाष पासी को अपने पाले में कर लिया है। दरअसल गाजीपुर की सैदपुर विधानसभा सीट से 2 बार के सपा विधायक सुभाष पासी आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में सुभाष पासी बीजेपी में शामिल होंगे। इससे पहले सुभाष पासी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं के बीच सपा ने सुभाष पासी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। सपा की ओर से सुभाष पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ने सुभाष पासी की पत्नी रीना पासी को सपा महिला सभा का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया था। इधर सपा विधायक सुभाष पासी के अलावा सपा से 2 बार के उन्नाव की मोहन सीट से विधायक रहे प्रदीप पासी और शेखर दुबे भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड अमरीश सिंह फोनलाइन पर जुड़ रहे हमारे साथ। अमरीश, विस्तार से हमें इस शय और मात के खेल की जानकारी दें। भारती, देखिए, चुनाव से पहले जिस तरीके से ये जोड़तोड़ की राजनीति है, ये शुरुआत हो तो चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जैसे बीजेपी के कुछ विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को अपनी पार्टी ज्वाइन कराई, वहीं अभी 1 हफ्ता पहले बसपा से 7 विधायकों को सपा ने पार्टी ज्वाइन कराई। तो कहीं अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी पार्टी को उठाना पड़ रहा है तो वो है बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के ऐसे बहुत वर्तमान के विधायक और पूर्व विधायक मंत्री थे जिनको सपा ने या भाजपा ने तोड़कर अपना पाले में ले आकर रख लिया। लेकिन समझने वाली बात यह है कि सपा, भाजपा, बसपा या कांग्रेस अगर दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों को या पूर्व मंत्रियों को, विधायकों को तोड़कर अगर अपने पाले में ला रहे हैं, तो सबसे बड़ी चिंता की बात तो उस वक्त होगी जब टिकट बंटवारा होगा। आप जिन विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टियों में ला रहे हैं, तो आप जो आपके इस वक्त के वर्तमान विधायक हैं या जिन्होंने 5 साल तैयारियां की हैं चुनाव लड़ने की, उनकी स्थिति अब पार्टी में क्या होगी? क्योंकि जो दूसरी पार्टी का विधायक या पूर्व मंत्री या फिर कोई बड़ा चेहरा अगर वो पार्टी ज्वाइन कर रहा है, तो आपके अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता थे अब उनकी
लेकिन जिन पार्टियों को ज्वाइन कराया गया, जिन लोगों को, कार्यकर्ताओं को, विधायकों को ज्वाइन कराया गया, वो अपने क्षेत्र के एक बड़ा चेहरा है और उनके आने से पार्टियां मजबूत तो होंगी निश्चित तौर पर, लेकिन ये जो टिकट बंटवारे का असर देखने को मिलेगा, ये खतरा बन सकता है अपनी ही पार्टी के लिए। भारती जी अमरीश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे स्टेट हेड उत्तर प्रदेश अमरीश सिंह, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे इस खबर पर जानकारी के लिए। फिलहाल अगली खबर का रुख करेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव शुरू हो चुका है। उल्लास का माहौल हर जगह दिखाई दे रहा है। भगवान राम की नगरी में उनके स्वागत के लिए हर कोने में दीप जगमगाएंगे। 3 नवंबर को राम की पौड़ी पर 9 लाख दीप जलाने का लक्ष्य तय किया गया है, जबकि 3 लाख दियों से मठ मंदिर रोशन होंगे। श्री राम जन्मभूमि राम की पौड़ी सरयू घाट से लेकर रामकथा पार्क तक सतरंगी लाइटों की सजावट की गई है। अयोध्या में सैंड आर्टिस्ट रुपेश सिंह ने रेत पर रामायण के प्रसंगों पर आधारित आकृति बनाई है। आपको बता दें कि अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन इस बार पिछले वर्षों से भी ज्यादा दिव्य और भव्य होगा। 3 नवंबर को सरयू किनारे बने राम की पौड़ी घाट पर अब तक का सबसे आधुनिक लेजर शो होगा। 5वें दीपोत्सव पर सऊदी से आई 337 फीट की स्क्रीन लगाई गई है। स्क्रीन पर महर्षि वाल्मीकि दिखेंगे और राम कथा सुनाएंगे। 3 लेयर की लाइटों के साथ 32 फीट पर साउंड सिस्टम लगाया गया है। इस बार अयोध्या में करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत के ग्रीन पटाखों की आतिशबाजी भी की जाएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता भूपेल अहमद फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी विस्तार से जानकारी दें। थोड़ा वॉल्यूम दीजिए, आवाज कम आ रही है। जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बात देखिए, ये हमारा अयोध्या का ये 5वां दीपोत्सव है। इसको बड़ी हर्षोल्लास से बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और अयोध्या को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है, क्योंकि कल 3 तारीख को जो है यहाँ पर दीपोत्सव का यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें 9 लाख के ऊपर दिए जलाएंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और यहाँ पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मौजूद रहेंगे और जितने भी लगभग वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और मंत्री हैं, लगभग इस दीपोत्सव में सभी लोग जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम का पूरा आनंद लेंगे, क्योंकि नए घाट को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है। मनमोहक लाइटें लगी हुई हैं और लोगों को यहाँ पर आने की आज से कोई एंट्री नहीं है। उन्हीं लोगों को एंट्री दी जा रही है जिनको डीएम द्वारा या सूचना विभाग द्वारा पास दिया गया है, वही वहाँ पर एंट्री देंगे। बाकी और किसी लोगों को वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं है। अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो फूलों की बारिश से, हेलीकॉप्टर के द्वारा फूलों की बारिश होगी। रामायण का जो है पूरा यहाँ पर कार्यक्रम लेजर लाइटों के माध्यम से दीवारों पर दिखाया जाएगा। जी भारती, तो फिर ये बताएं कि हर बार की तरह इस बार ये कार्यक्रम कितना अपने आप में अनूठा रहने वाला है? क्या हर बार से ज्यादा यहाँ पर इस बार रौनक देखने को मिलने वाली है? इसके अलावा पिछली बार से और अब में कितना अंतर नजर आ रहा है? जी जी भारती, देखिए, क्योंकि कोरोना काल का समय था, उस वक्त ऐसा माहौल था कि लोग बाहर घरों से नहीं चले थे, इसलिए पिछली बार दिवाली में इतना उल्लास लोगों में नहीं था। लेकिन इस बार क्योंकि माहौल बिल्कुल ठीक हो चुका है, कोरोना वायरस से भी लोग इस वक्त बिल्कुल निश्चिंत हैं और लोग आप घरों से भी निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। और जो जिस तरह से ये प्रशासन द्वारा पाबंदी लगाई गई थी, उन पाबंदियों को भी हटाया गया है। अब लोग इस त्योहार को बिल्कुल हर्षोल्लास से मना रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में देखिए योगी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है और जब से योगी जी ने कमान संभाली है प्रदेश में, तब से लगातार यहाँ 5 वर्षों से दीपोत्सव का एक अलग ही माहौल देखने को मिला है। अयोध्या को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया जाता है, संवारा जाता है और जगह जगह दीवारों पर मनमोहक तस्वीरें बनाई जाती हैं पेंटिंग के द्वारा, जो वाकई में अपने में एक काबिले तारीफ है। जी भारती जी, तो फिर तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ में दीपावली के त्योहार से पहले बाजारों में रौनक नजर आने लगी है और इसी को लेकर बाजार इको पटाखों से गुलजार हो गया है। ज्यादातर दुकानें पटाखों से सज गई हैं, तो वहीं इस बार तेज धमाके वाले बम बाजार से नदारद हैं। पुराने लखनऊ के रस्तोगी इंटर कॉलेज में लगी आतिशबाजी की दुकानों पर इको फ्रेंडली रॉकेट और अनार का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। इन पटाखों की खासियत यह है कि इनसे 30% कम प्रदूषण होगा। इसका भी राउंड चल रहा है, हर तरह का बहुत ध्यान रखा जा रहा है।
टाइमिंग क्या है यहाँ दुकान खुलने की और बंद होने की? टाइमिंग तो सुबह अर्ली मॉर्निंग है, उसके बाद रात में 10-11 बजे तक के सेट करते करते टाइम लगता है। अजय भाई, जो ये पटाखे आए हैं इको फ्रेंडली, इनकी क्या कोई पहचान है? इनके ऊपर एक मार्का भी पड़ा हुआ है, क्योंकि एकदम से आदेश हुए हैं, तो इसको लेकर के हर एक पे बॉक्स पे लिख नहीं पाया, लेकिन उसकी जो क्वालिटी अंदर की है, और हम लोगों ने ऑर्डर भी वही किया, कंपनी उसको सप्लाई भी वही चीज़ें की है जो लो डेंसिटी और। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के अहिरौली गांव में बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे चाय की दुकान में पर बैठे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दुर्घटना से आक्रोशित लोगों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया। हालांकि अब तक ट्रक के बेकाबू होने की वजह सामने नहीं आ पाई है। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर अहिरौली चट्टी के पास सड़क किनारे एक झोपड़े में घुस गया, जिससे मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल घायलों का उपचार जारी है। खबर यूपी के सिद्धार्थनगर से है, जहां महनेगा गांव में श्री राम संगीतमय कथा का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में भगवान शिव और सती की कथा भक्तों को सुनाई गई, तो वहीं लोग भक्तिमय कथा में डूबे हुए नजर आए। स्वामी स्वरूपानंद महाराज ने बताया कि ये कथा 9 दिन तक चलेगी। इस मौके पर आयोजनकर्ता रविंद्रनाथ मिश्रा, परशुराम मणि त्रिपाठी, ज्वाला प्रसाद उपाध्याय, रामसमुद शुक्ल समेत कई लोग उपस्थित रहे। कार्तिक मास का महीना है। हनुमत जयंती, धनतेरस, दीपावली का पावन पर्व है। राम कथा का यहाँ विगत कई वर्षों से आयोजन हो रहा है। राम कथा गाने का एक ही उद्देश्य है, भगवान श्री राम जी ने अवतार लेकर के जो मानव समाज के लिए एक आदर्श स्थापित किया। लोगों ने प्रयास किया कि महाराज जी का कथा हम लोगों के यहाँ सिद्धार्थनगर जिले पे अगर होगा तो हम लोग भी थोड़ा सा उससे हो पाएंगे और यहाँ की जनता जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। और हम लोग यही प्रयास करते हैं कि यहाँ राम नाम का कथा हो। मूल उद्देश्य तो हरि नाम संकीर्तन ही है, क्योंकि कलयुग में सबसे बड़ा जो वेद और सबसे बड़ा पुराण और सबसे बड़ा जो मंत्र है वो हरि नाम संकीर्तन। यूपी के चंदौली में दीपावली को लेकर हर तरफ खुशी का माहौल है। यहाँ लोग दीपावली सेलिब्रेट करने के लिए तरह तरह के इंतजाम करने में जुटे हुए हैं, तो वहीं एक तबका ऐसा भी है जिसके चेहरे पर दीपावली त्योहार को लेकर मायूसी छाई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुम्हार समाज के लोगों की, जो आजीविका चलाने के लिए दिन रात मिट्टी के बर्तन बनाने में जुटे हुए हैं। लेकिन कमर तोड़ महंगाई और चाइनीज सामानों ने उनकी मेहनत पर पानी फेर रखा है। दरअसल अपनी मेहनत को बाजारों में बेचने के लिए कुम्हार समाज लगातार प्रयासरत है। या बनाने में मिट्टी नहीं सही ढंग से है, ईंधन नहीं मिल रहा। तैयार हो जाने पर मार्केट में लेके गए, हम बोले कि भैया 50 रुपया। अरे फलनवा हाल न इतना देते, खाली लड़ा के जो ना बहुत सी समस्याएं हैं। ये तो हम लोगों का पुश्तैनी धंधा है, कला है, लेकिन आज के युग में, आधुनिक युग में ये कला धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सी समस्याएं हैं। मूल समस्या मिट्टी नहीं मिल रही है, और मिट्टी मिलती भी है तो बहुत महंगी मिलती है और कंकड़ युक्त मिट्टी मिलती है, जिसके कारण पुरवा, दिया, परई जो भी बनता है बनाने में प्रॉब्लम समस्या होती है। बनाने के बाद बेचने में भी बहुत समस्या है। अब उसकी बिक्री तक नहीं है। लोग प्लास्टिक के बर्तन, प्लास्टिक के गिलास, प्लास्टिक के ही सब कुछ यूज कर रहे हैं, दोना प्लेट, इसलिए मिट्टी के बर्तन को अब कोई पूछता ही नहीं है। कोई भी फेस्टिवल हुआ, पूजा पाठ जिसमें दिया जलाया जाता है, तो उसमें भी लोग झालर, मोमबत्ती ये सब यूज करने लगे। दिया वगैरह ये सब कोई नहीं जलाता है, बस पूजा के नाम पे 2, 4, 5 जला लेते हैं। ये हम लोगों की समस्या है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।